डियर स्टूडेंट्स, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी 2 के इस लेक्चर सीरीज़ में हम बात करेंगे कि सेंटरलेस ग्राइंडिंग क्या होती है। केंद्र रहित अपघर्षण, जिसे हम सेंटरलेस ग्राइंडिंग कहते हैं। केंद्र रहित अपघर्षण जो होता है वो ऐसे कार्यखंडों पर एक्सटर्नल बेलनाकार यानी सिलिंड्रिकल, टेपरिड तथा विशेष आकृति वाली सतह का निर्माण करने का विधि है जो केंद्रकों के बीच में पकड़े तथा घुमाए नहीं जा सकें। जो किसी सेंटर के बीच में पकड़े ना जा सकें, ना उनको घुमाए जा सकें, तो ऐसे कार्यखंड जो बेलनाकार, टेपरित या विशेष आकृति के सतह का निर्माण करते हैं, तो उन इस तरीके की सतह का हम निर्माण जो है ये सेंटरलेस ग्राइंडिंग से कर सकते हैं। सेंटरलेस ग्राइंडिंग का क्रिया सिद्धांत अन्य प्रकार के अपघर्षण से इस तरीके से भिन्न होता है कि जो मेन डिफरेंस होती है बाकी हमारी जो ग्राइंडिंग प्रोसेस है उसमें और सेंटरलेस जो ग्राइंडिंग प्रोसेस होती है उसमें, कि कार्यखंड को केंद्रकों के मध्य आरोपित ना करके, क्योंकि बाकी जो सरफेसेस पे अगर हम ग्राइंडिंग करें तो हम दो सेंटर्स के बीच में उसको पकड़ते हैं, होल्ड करते हैं और तब हम ग्राइंडिंग प्रोसेस करते हैं। जबकि सेंटरलेस ग्राइंडिंग में हम केंद्रकों के मध्य आरोपित ना करके एक अपघर्षण पहिए, एक नियामक पहिए तथा एक वर्क रेस्ट के संयोग द्वारा आलंबित किया जाता है। यानी हम सपोर्टिंग कर देते हैं। आप देख सकते हैं एक नियामक पहिया है डायग्राम में, एक अपघर्षण पहिया है। इन दोनों नियामक पहिया और अपघर्षण पहिया के बीच में हमारा कार्यखंड जो है, एक नीचे से जो कार्यविराम है, वर्क रेस्ट है, उस पर रख के उसको सपोर्ट करके रखते हैं। और नियामक पहिया और जो अपघर्षण पहिया, इन दोनों के मूवमेंट के अनुसार जब ये मूव करता है, अपघर्षण पहिया जब मूव करता है और नियामक पहिया कार्यखंड को मूव कराता है, तो इस दौरान जो है इसका सरफेस फिनिशिंग हो जाता है। देखिए यहाँ नियामक पहिया है, इससे सटा हुआ है आपका वर्कपीस, और अपघर्षण पहिया है, इससे सटा हुआ है आपका वर्कपीस। और जो वर्क रेस्ट है, उस वर्क रेस्ट पे आपका कार्यखंड को सपोर्ट दिया गया है। तो चित्रानुसार एक केंद्र रहित अपघर्षण में एक्सटर्नल केंद्र रहित अपघर्षण के क्रिया सिद्धांत को प्रदर्शित किया गया है। इसी को हम एक्सटर्नल सेंटरलेस ग्राइंडिंग भी कहते हैं। क्रिया के अंतर्गत दोनों पहियों एक ही दिशा में घूमते हैं। क्रिया जब प्रोसेस स्टार्ट होता है तो जो हमारा रेगुलेटरी पहिया है और अपघर्षण पहिया है, ये दोनों एक ही दिशा में घूमते हैं और कार्य विराम यानी वर्क रेस्ट दोनों पहियों के मध्य स्थापित रहता है। कार्यखंड को कार्य विराम के ऊपर रखा जाता है। नियामक पहिया अपघर्षण पहिए की तुलना में छोटा होता है। आप देख सकते हैं डायग्राम में कि जो हमारा अपघर्षण पहिया है वो उसका जो डायमीटर है वो ज़्यादा है, और जो रेगुलेटरी पहिया है यानी नियामक पहिया है उसका जो साइज़ है वो छोटा है। अब हम बात करेंगे कि जो संक्रिया के अंतर्गत अपघर्षण पहिया घिसाई का कार्य करता है और छोटे छोटे नियामक पहियों द्वारा प्रभरण प्रदान किया जाता है। बड़ा पहिया कार्यखंड को घुमाता है। नियामक पहिए के कोणीय यानी एंगुलर अरेंजमेंट द्वारा कार्यखंड लंबाई में सरकता है। इस उद्देश्य के लिए मशीन में 0 से लेकर 8 डिग्री से 10 डिग्री तक कोणीय समंजन यानी एंगुलर एडजस्टमेंट का प्रावधान होता है। नियामक पहिया यानी रेगुलेटरी व्हील, जो रेगुलेटिंग व्हील होता है, अपघर्षण पहिए के तुलना में कम परिधीय गति पेरिफेरियल वेलोसिटी पर घूमता है। और प्रभरण जो F होता है वो पाई डी एन साइन अल्फा होता है, जहाँ F प्रभरण होता है, स्मॉल एन चक्र प्रति मिनट RPM होता है, D जो होता है वो नियामक पहिया होता है, और अल्फ़ा जो होता है वो नियामक पहिए का क्षैतिज से झुकाव कोण होता है। अब हम बात करेंगे कि जो हमारा केंद्र रहित अपघर्षण का प्रयोग है, जो एप्लीकेशन है, वो आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार के अपघर्षण कार्यों के लिए होता है। यानी जो हमारा सेंटरलेस ग्राइंडिंग है, वो सेंटरलेस ग्राइंडिंग हमारा इंटरनल ग्राइंडिंग और एक्सटर्नल ग्राइंडिंग, सरफेस के इंटरनल ग्राइंडिंग और सरफेस के एक्सटर्नल ग्राइंडिंग दोनों के लिए उपयुक्त होता है, जिनमें या तो केंद्र नहीं होता है या हो नहीं सकता। उदाहरण के लिए बुश, पिस्टन, वाल्व, ट्यूब्स, गोले, इन सबों की जो फिनिशिंग ऑपरेशन जो है हम सेंटरलेस ग्राइंडिंग के मेथड से, सेंटरलेस ग्राइंडिंग के विधि से कर सकते हैं।
अब केंद्र रहित अपघर्षण की विधियाँ क्या क्या हैं? व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेंटरलेस ग्राइंडिंग? तो केंद्र रहित अपघर्षण प्रक्रिया जो होती है वो निम्न 3 में से किसी एक विधि द्वारा संपन्न की जाती है। हमारे पास 3 मेथड्स हैं, इन तीनों मेथड्स में से किसी एक मेथड्स के द्वारा ये किया जाता है। पहला आर पार प्रभरण अपघर्षण विधि थोरो फीड ग्राइंडिंग मेथड। आर पार जो है उसके मेथड से हम कर सकते हैं। अंतः प्रभरण अपघर्षण विधि इन फीड ग्राइंडिंग मेथड, और सीरा प्रभरण अपघर्षण विधि एंड फीड ग्राइंडिंग मेथड। तो ये 3 प्रकार के हमारे ग्राइंडिंग मेथड हैं जिनका प्रयोग करके हम सेंटरलेस ग्राइंडिंग कर सकते हैं। तो सेंटरलेस ग्राइंडिंग में जो सबसे पहला विधि है उसको हम देखें, आर पार प्रभरण। आप देख सकते हैं कि इस डायग्राम में जो नियामक पहिया है वो आपके दाहिने हाथ पे है और जो अपघर्षण पहिया है वो बाएं हाथ पे है। ग्राइंडिंग व्हील इज ऑन द लेफ्ट साइड एंड द रेगुलेटरी व्हील ऑन द राइट साइड एंड देयर इज ए गाइड विच होल्ड्स द वर्कपीस, जो कार्यखंड को नियामक पहिया और अपघर्षक पहिए के बीच में रखता है, सपोर्ट करता है। तो आर पार प्रभरण अपघर्षण जो विधि होती है, इसमें ये डायग्राम में आर पार अपघर्षण विधि को प्रदर्शित किया गया है। इस विधि द्वारा लंबे बेलनाकार कार्यखंडों की अपघर्षण की जाती है। लंबे बेलनाकार यानी जो है लॉन्ग, जो है सिलिंड्रिकल वर्कपीस की ग्राइंडिंग की जाती है। इसमें लंबे सीधे बेलनाकार कार्यखंड को अपघर्षण पहिए तथा नियामक पहिए के मध्य कार्य विराम पर सहारा जाता है, वर्क रेस्ट पर सहारा जाता है। दोनों पहियों के मध्य कार्यखंड एक ओर से प्रविष्ट होकर दूसरी ओर से बाहर निकल जाता है। यानी जो दोनों पहिया है उन दोनों पहियों के मध्य में जो हमारा वर्कपीस है वो वर्कपीस एक ओर से दूसरी ओर निकल जाता है। इसीलिए हम इसे थोरो फीड यानी आर पार प्रभरण कहते हैं कि एक एंड से इंटर करके दूसरे एंड तक बाहर तक जा सकता है। तो इसे हम आर पार प्रभरण अपघर्षण विधि कहते हैं। इसके वजह से भी इसका नाम हम ये दिए हुए हैं। दोनों पहियों के मध्य में कार्यखंड एक ओर से प्रविष्ट होकर दूसरी ओर बाहर निकल जाता है तथा कार्यखंड को सीधा रखते हुए दोनों पहियों के बीच चलाने वाले गाइड्स लगे होते हैं ताकि हमारा कार्यखंड का अलाइनमेंट गड़बड़ ना हो, अलाइनमेंट एक सीध में रहे। इट शुड बी इन स्ट्रेट अलाइनमेंट। हम गाइड का प्रयोग करते हैं। गाइड कार्यखंड को एक सीध में रखता है जो कि नियामक यानी रेगुलेटरी पहिए और एब्रेसिव व्हील जो होता है, जो हमारा अपघर्षण पहिया होता है, उनके बीच से गुजारता है। अपघर्षण क्रिया के अंतर्गत कार्यखंड घूमने के साथ साथ अक्षीय चाल भी चलता है, यानी कार्यखंड जो है वो रोटरी मोशन के साथ साथ एक्सियल मोशन भी करता है, यानी घूमते हुए वो ऊपर से फीड उसका जो होता है वो टॉप पोजीशन से बॉटम पोजीशन की तरफ आगे बढ़ते रहता है। रोटरी मोशन भी करता है और एक्सियल मोशन भी करता है। नियामक पहिए के कोणीय संबंधन द्वारा कार्यखंड को प्रभरण प्रदान की जाती है। दोनों पहियों के बीच में से कार्यखंड की कितनी बार गुजारा जाए या धातु की हटाए जाने वाली मात्रा पर निर्भर करता है कि कितने बार इसे हमें मेथड को आइटरेट करना है, कितनी बार इसे हमें रिपीट करना है। ये उस पर डिपेंड करता है कि आपके जो वर्कपीस है उस पर से कितनी मात्रा में मटेरियल को रिमूव करके सतह को परिष्कृत करना है, सतह को सरफेस फिनिश करना है। तो उसके अनुसार हम ये फिक्स कर लेते हैं कि वर्कपीस को कितनी बार ग्राइंडिंग व्हील और रेगुलेटरी व्हील के बीच से गुजारना है। सामान्यतः एक बार गुजारने जाने पर कार्यखंड का व्यास 0.02 से 0.03 तक कम हो जाता है। यानी एक प्रोसेस में, एक स्ट्रोक में, जब आपका वर्कपीस एक स्ट्रोक में रेगुलेटरी और ग्राइंडिंग व्हील के बीच से गुजरता है तो 0.02 से लेकर 0.03 mm तक जो है वर्क मटेरियल इसमें से रिमूव हो जाता है। इस विधि का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जिसमें कंधे यानी शोल्डर्स अथवा अन्य चीज़ यानी कार्यखंड के पहिए के मध्य से गुजरने के वक्त बाधा उत्पन्न करते हो। सामान्यतः यह विधि लंबे और पतली सिलेंडर शाफ्ट तथा छड़ों के अपघर्षण में प्रयुक्त होती है। यानी इनका जो थोरो फीड ग्राइंडिंग मशीन है वो छड़ों के जो है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो रॉड्स के हमारे ग्राइंडिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
अब दूसरा हमारा है इन फीड ग्राइंडिंग। तो इन फीड ग्राइंडिंग यानी अंतःप्रभरण अपघर्षण विधि जो होता है, अंतःप्रभरण अपघर्षण में नियामक पहिया यानी रेगुलेटिंग व्हील तथा कार्य विराम वर्क स्टॉप को, इन दोनों इक्विपमेंट्स को हटाकर कार्यखंड संबंधित किया जाता है यानी वर्क स्टॉप किया जाता है। फिर इन्हें अपघर्षण पहिए की ओर सरकाकर पैडीदार स्टेप या प्रारूपण अपघर्षण की जाती है। जैसा कि चित्र में हम देख सकते हैं 1.64 बी में कि आप देखिए कि कार्यखंड का सिरा जो है और सिरा का एक स्टॉप लगा हुआ है और नियामक पहिया नीचे की ओर है, अपघर्षण पहिया राइट साइड लेफ्ट साइड में और नियामक पहिया राइट साइड में, और एंड को हमने एक जगह रोक दिया है। तो इस अपघर्षण की इस विधि में अपघर्षण मशीन के जो हमारी वर्क स्टॉप को हटाकर संबंधित किया गया है। अब इसमें कार्यखंड को दोनों पहियों के मध्य से गुजारा नहीं जाता है, बल्कि उसे मशीन के एक तरफ से प्रविष्ट कराया जाता है और अपघर्षण क्रिया संपन्न होने के बाद उसे वापस खींच लिया जाता है। इसमें थोरो आर पार करने की व्यवस्था नहीं होती है। एक बॉटम साइड से हम इसे फीड कराते हैं और ऊपर से एक एंड स्टॉप लगा होता है जो सिरा को रोकता है कि उससे ऊपर हम कार्यखंड को नहीं ले जा सकते हैं। तो वहीं तक वो वर्कपीस को हम फीड करते हैं और वो जब मशीनिंग उसकी हो जाती है तो मशीनिंग के पश्चात जो है हम फिर इसे बाहर निकाल देते हैं। अंतःप्रभरण अपघर्षणों को इन फीड ग्राइंडर्स में एक ऐसा कार्य विराम होता है जिसमें दूर सिरे यानी रिमोट एंड पर एक समायोजी रोध एडजस्टेबल स्टॉप या सिरा रोक यानी एंड स्टॉप लगा होता है। इस क्रिया में नियामक पहिए यानी रेगुलेटिंग व्हील को बहुत कम झुका कर रखा जाता है जिससे कि कार्यखंड सिरा रोक यानी एंड स्टॉप के विरुद्ध टिका रहे। यह विधि केंद्र रहित अपघर्षण मशीन पर कार्यखंड के कंधों पर प्रारूपित पृष्ठों यानी फॉर्म सरफेस के अपघर्षण के लिए बहुतायत से प्रयोग की जाती है। अब सिरा प्रभरण, अब जब अगला विधि है वो है सिरा प्रभरण विधि यानी एंड फीड ग्राइंडिंग मेथड। तो एंड फीड ग्राइंडिंग मेथड में सिरा प्रभरण अपघर्षण विधि को हम 1.64 सी में हमने प्रदर्शित किया है। ये डायग्राम जो अगर हम बात करें तो इसमें एक सिरा रोक यानी एंड स्टॉप दिया गया है, एक रेगुलेटरिंग व्हील है राइट हैंड साइड में और अपघर्षक पहिया है लेफ्ट हैंड साइड में, और हम इस कार्यखंड के केवल एंड की ग्राइंडिंग करने की बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो इसकी वर्कपीस जो है वो एक एंड स्टॉप तक जाती है और उसके ऊपर इसे हम रोकने के लिए एंड स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं। तो अपघर्षण की इस विधि में अपघर्षण मशीन के अपघर्षण पहिए तथा नियामक पहिए दोनों के ही फलक उचित प्रसाधन द्वारा अभीष्ट आकृति में टेपरित बनाए जाते हैं। यानी क्रिया के अंतर्गत कार्यखंड को सिरा रोक की तरफ से फीड किया जाता है और जब तक वह सिरा रोक तक पहुंच नहीं जाता, क्रिया संपन्न हो जाने पर प्रकृषित कार्यखंड फिनिश्ड वर्कपीस को मशीन द्वारा स्वतः ही बाहर निकाल लिया जाता है। और यह विधि केंद्र रहित अपघर्षण मशीन पर छोटे छोटे टेपरित पृष्ठों के अपघर्षण के लिए अत्यंत उपयोगी है। इनका इस्तेमाल जो है वो छोटे छोटे टेपरित पृष्ठों के अपघर्षण के लिए किया जाता है। अब हम बात करेंगे सेंटरलेस इंटरनल ग्राइंडिंग। अभी तक तो जो है हम लोग ग्राइंडिंग जो प्रोसेस कर रहे थे, ये ग्राइंडिंग प्रोसेस जो हो रहा था वो इंटरनल ग्राइंडिंग के लिए हो रहा था। अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल ग्राइंडिंग प्रोसेस। तो सेंटरलेस इंटरनल ग्राइंडिंग की बात हम कर रहे थे कि केंद्र रहित अपघर्षक जो पर आंतरिक बेलनाकार अपघर्षण संक्रिया भी की जा सकती है। इसके लिए आवश्यक प्रबंध को चित्र संख्या 1.65 यहाँ दिखाया गया है कि इंटरनल ग्राइंडिंग हम कैसे करेंगे। इस प्रोसेस में क्या होता है कि कार्यखंड को 3 पहियों रोल्स द्वारा सहारा जाता है। ये 3 पहिए, एक नियामक पहिया रेगुलेटिंग रोल्स, दूसरा टेक पहिया सपोर्टिंग रोल्स तथा तीसरा प्रेशर रोल्स, तीसरा जो है प्रेशर पहिया होता है। दाब पहिया, टेक पहिया तथा नियामक पहिए के साथ मिलकर कार्यखंड को दृढ़तापूर्वक पकड़ कर रखा जाता है। इस संक्रिया के दौरान अपघर्षण पहिया कार्यखंड के इनर सरफेस के साथ संपर्क करता है, इंटरनल सरफेस के साथ संपर्क करता है। आप देख सकते हैं कि जो हमारा कार्यखंड है वो कार्यखंड का इनर सरफेस जो है वो कांटेक्ट में आता है
और वह नियामक पहिए एकदम सामने रहता है। इससे कार्यखंड की दीवार की मोटाई, जो वॉल थिकनेस तथा इसकी केंद्रता संकेंद्रता कंसेंट्रिसिटी एक समान बनी रहती है। दाब पहिए को जो है हम इस प्रकार समायोजनीय एडजस्टेबल स्थिति में लगाया जाता है कि कार्यखंड की लोडिंग तथा अनलोडिंग के दौरान नियामक पहिए को तीर की दिशा में एक ओर खिसकाया जा सके। जैसा कि हमारा चित्र में आप देख सकते हैं 1.65 जो चित्र है उसमें हम देख सकते हैं। एक साधारण आंतरिक अपघर्षण मशीन में अपघर्षण संक्रिया को हाथ द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है तथा इसमें कोई स्वचालित चक्र नहीं होती है। इसकी कार्य के लिए अधिकतम क्षमता बाहरी व्यास 12 तथा सामान्यतः लंबाई 1.2 से 4 तक बोर अपघर्षित किया जा सकता है। इसके अधिक व्यास और लंबाई के कार्यखंडों का अपघर्षण करने में अनेक कठिनाई आती है। अब हम बात करेंगे कि हमारे केंद्र रहित अपघर्षण के प्रमुख लाभ तथा हानियाँ क्या हैं, एडवांटेजेस तथा डिसएडवांटेजेस क्या हैं। अब हम बात करेंगे कि जो हमारा एडवांटेज और डिसएडवांटेज सेंटरलेस ग्राइंडिंग की है, उसमें सबसे पहला एडवांटेज ये है, यह एक कंटिन्यूअस प्रक्रिया है और उत्पादन कार्यों के लिए अपनाई जाती है। जो भी प्रोडक्शन ऑपरेशंस हैं उसके लिए हम इसे अपनाते हैं और एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। दूसरा, केंद्र रहित अपघर्षण में कार्यखंड के साइज को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। यानी जो हमारा जो सेंटरलेस ग्राइंडिंग है उसमें वर्कपीस के साइज को हम कंट्रोल कर सकते हैं। यह प्रक्रिया आंतरिक एवं एक्सटर्नल बाहरी दोनों प्रकार के पृष्ठों के लिए समान रूप में उपयोगी है। कार्यखंड को चक में अथवा केंद्रक के बीच में पकड़ने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। कार्यखंड की लोडिंग तथा अनलोडिंग का कार्य संक्रिया के साथ साथ चलता रहता है अतः संक्रिया में कोई निष्क्रिय समय यानी आइडल टाइम नहीं होता है। मशीन के परिचालन के लिए अधिक कुशल प्रचालक की आवश्यकता नहीं होती है। अपघर्षण प्रक्रिया में ना तो कार्यखंड का विक्षेप होता है और ना ही चैटरिंग। इसका कारण यह है कि प्रक्रिया के अंतर्गत कार्यखंड को पर्याप्त रूप से सहारा जाता है। पर्याप्त दृढ़ आलम एडिक्वेट रिजिड सपोर्ट प्राप्त होने के कारण कार्यखंड पर भारी कट लगाए जा सकते हैं, जिससे अपघर्षण अधिक तेजी के साथ यौमित्व इकोनॉमिकल प्राप्त होता है। मशीन के लिए कम अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ती है। अधिक बड़े अपघर्षण पहिया यानी ग्राइंडिंग व्हील का प्रयोग किया जा सकता है। इसमें पहिए का घिसाव भी कम होता है। एक बार सेटिंग कर लेने के बाद यह प्रक्रिया अपेक्षाकृत तीव्र गति से की जा सकती है। इस संक्रिया में बहुत कम पदार्थ से पृथक्करण की आवश्यकता होती है क्योंकि अपघर्षण शुद्ध फ्लोटिंग स्थिति ट्रू फ्लोटिंग कंडीशन में होता है। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? डिसएडवांटेजेस हम देखते हैं। इसकी डिसएडवांटेजेस में खोखले कार्यखंडों में यह सुनिश्चित नहीं हो पाता है कि बाहरी व्यास या अंतर व्यास सकेंद्री बने रहेंगे। अनेक व्यास वाले कार्यखंड मल्टीपल डायमीटर वर्क का केंद्र रहित अपघर्षण करना आसान नहीं होता है। फ्लैट यानी समतल तथा कीवेज युक्त कार्यखंडों का अपघर्षण इस विधि से नहीं किया जा सकता है। इसके बाद हम करेंगे कॉपिंग मशीन यानी प्रतिलिपिन मशीनें। प्रतिलिपिन या कॉपिंग मशीन का प्रयोग एक बड़े अथवा छोटे टेम्पलेट की आकृति से लगातार या यथार्थ पुनरुत्पादन एक्यूरेट रिप्रोडक्शन के लिए होता है तथा इसके लिए औजार की गतियाँ के समन्वय के लिए यांत्रिक यानी मैकेनिकल, विद्युतीय यानी इलेक्ट्रिकल और द्रवीय यानी हाइड्रोलिक 3 प्रकार की प्रणालियों सिस्टम में से किसी एक प्रणाली का प्रयोग किया जा सकता है। इन प्रणालियों का संक्षिप्त विवरण जो है इस तरीके से है। पहला, मैकेनिकल कॉपिंग सिस्टम, तो हम डायग्राम में देख सकते हैं कि पेंटोग्राफ प्रतिलिपन की व्यवस्था है। इसमें अपघर्षण पहिया लगा है, एक ट्रेसर लगा है, एक फलक्रम लगा है जिस पे ये मूव कर सकता है, एक फॉलोअर लगा हुआ है जो L1 है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि प्रतिलिपन प्रयोग की जाने वाली यांत्रिक प्रतिलिपन प्रणाली प्रदर्शित है जो वास्तव में पेंटोग्राफ के सिद्धांत पर आधारित होती है। इसमें एक अपघर्षण पहिए पर इन्वॉल्यूट शेप निर्मित करने की विधि प्रदर्शित किया गया है जिसका उपयोग गियर दांतों का अपघर्षण करने में होता है। यानी जो गियर दांत हैं उनकी ग्राइंडिंग के लिए हम कॉपिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉपिंग मशीन का प्रयोग कर सकते हैं। इस पेंटाग्राफ कॉपिंग सिस्टम में एक महत्वपूर्ण स्थिति यह है कि फलक्रम, ट्रेसर और फॉलोअर तीनों एक ही सरल रेखा में अलाइंड होने चाहिए तथा टेम्पलेट फॉर्म रिवर्स इमेज उत्पन्न करने लगता है, इसलिए टेम्पलेट उचित प्रकार के व्यवस्थित किया जाना चाहिए।
दूसरा है इलेक्ट्रिकल कॉपिंग सिस्टम। तो इलेक्ट्रिकल कॉपिंग सिस्टम में हम देख सकते हैं कि चित्र संख्या 1.67 में आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल सर्किट्स का इससे इस्तेमाल किया गया है और इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के इस्तेमाल से हम बना सकते हैं। तो विद्युतीय प्रतिलिपन प्रणाली की व्यवस्था को प्रदर्शित किया गया है। इस प्रणाली में ऑन ऑफ या मेक ब्रेक क्रिया के साथ चुंबकीय क्लचों मैग्नेटिक क्लचों का प्रयोग किया जाता है, जिससे मशीन स्लाइडों की अभिष्ट दिशा में गति कराई जा सकती है। एक इलेक्ट्रॉनिक रूप से युग्मित स्टाइल्स इलेक्ट्रॉनिक कपल ट्रेसर स्टाइलस जो सार्वत्रिक बल ज्वाइंट को केंद्रीय रूप से बद्ध होता है, टेम्पलेट पर उसके संपर्क में गति करता है। इसका पछला सिरा जो होता है ये कप पर केंद्रित रखा जाता है, जो एक स्विच लीवर पर अभिन्न होता है। अब इसकी जो वर्किंग है वो अगर हम देखें तो उसमें हम देख सकते हैं डायग्राम के अनुसार कि जब स्टाइलस गतिमान होता है तो परिणाम स्वरूप परिपथ या तो C1 से जुड़ता है या फिर C2 से उसके लिए संगत रिले कॉरस्पॉन्डिंग ऊर्जा मिलती है। यह रिले अपनी ऊर्जा के संगत चुंबकीय क्लच को ऊर्जाकृत कर देता है। फलस्वरूप मशीन स्लाइड्स बाईं और अथवा दाईं ओर गति करती है। स्टाइलस की गति के अनुरूप ही मशीन स्लाइड की यह गति संपन्न होती है। संपर्क C1 तथा C2 डायग्राम में हम देख सकते हैं। संपर्क C1 तथा C2 को जोड़ने के लिए स्टाइलक गति का केवल 0.025 mm भाग ही पर्याप्त होता है। अब तीसरा है हाइड्रोलिक सर्वो कॉपिंग मशीन। तो हाइड्रोलिक सर्वो कॉपिंग मशीन में हम देख सकते हैं कि कार्यखंड औजार स्लाइड का स्लाइड मार्ग, स्प्रिंग, तेल निकास, तेल प्रवेश, तेल निकास दो जगह दी गई हैं, पिस्टन्स हैं, स्पूल वाल्व है, टेम्पलेट है और स्टाइलस है। ये सारे इसके पार्ट्स हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि जो हमारा द्रव्यीय सर्वो प्रतिलिपन प्रणाली को प्रदर्शित किया गया है। इस प्रणाली का प्रयोग प्रायः जटिल प्रकार के कार्य यानी कॉम्प्लेक्स जॉब में किया जाता है। इसके अंदर जो है शक्ति का खपत पावर कंजप्शन भी अन्य प्रणालियों की अपेक्षा कम होती है। इसके साथ ही टेम्पलेट तथा स्टाइलस के मध्य संपर्क दाब यानी कॉन्टैक्ट प्रेशर भी बहुत कम होता है। इस प्रणाली में प्रमुख रूप से एक सर्वो मोटर होता है जो निम्न इनपुट बल या सिग्नल को उच्च आउटपुट बल या सिग्नल में मैग्नीफाई यानी परिवर्धित करके मशीन की यंत्रावली को चलाता है। वास्तव में यह एक बंद लूप नियंत्रण प्रणाली है। इट इज़ ए क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम और इनके क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के ही तरीके से होता है, जिसमें आउटपुट सिग्नल इनपुट सिग्नल के अनुसार स्वचालित रूप से ऑटोमेटिकली लगातार परिवर्तित एवं संशोधित होते रहते हैं। इन द बेसिस ऑफ द इनपुट एंड आउटपुट इट इज़ गोइंग टू बी रेगुलेट कंटिन्यूअसली। चित्रानुसार क्रिया के अंतर्गत जब सैडल मशीन के बेड पर सरकती है तब स्टाइलस टेम्पलेट सिरे के अनुरूप गति करता है। स्प्रिंग दाब द्वारा स्टाइलस तथा टेम्पलेट का संपर्क बना रहता है। यह स्प्रिंग स्पूल वाल्व के बाईं ओर लगी होती है, आप डायग्राम में देख सकते हैं। जब स्टाइलस दाईं ओर गति करता है तब इसके साथ साथ स्पूल वाल्व भी दाईं ओर गति करता है, जिसके परिणाम स्वरूप पिस्टन के बाईं तरफ का ऑयल बाहर निकल जाता है और दाईं तरफ का तेल प्रविष्ट होने लगता है। इस तरीके से उसमें जो उसका जो प्रेशर है वो इंक्रीज करता है और पिस्टन बाईं तरफ चलने लगता है। पिस्टन के बाईं तरफ गति करने से जो हमारा औजार स्लाइड है, एक टूल जो है वो बाईं ओर चलते हैं और टेम्पलेट की आकृति का यथार्थ पुनरुत्पादन एक्यूरेट रिप्रोडक्शन करते हैं। अब हमारा है नेक्स्ट कि क्या डिफरेंस है मैकेनिकल कॉपिंग सिस्टम में और इलेक्ट्रिकल कॉपिंग सिस्टम में। तो मैकेनिकल कॉपिंग सिस्टम में हम देख सकते हैं कि यह एक पेंटाग्राफ के सिद्धांत पर आधारित होता है, जबकि विद्युत प्रणाली जो होती है उसमें चुंबकीय क्लचों का हम प्रयोग करते हैं। दूसरा जो डिफरेंस है, यांत्रिक प्रणाली में हम प्रयोग करते हैं गियर दांतों की ग्राइंडिंग करने में, जबकि विद्युत प्रणाली में ऑन ऑफ में ब्रेक क्रिया में मशीन स्लाइड की वांछित गति दिशा प्रभावी होती है। यांत्रिक प्रणाली में इसके द्वारा हम टेम्पलेट आकार की उल्टी आकृति तैयार करते हैं। इस प्रकार टेम्पलेट को उचित प्रकार से व्यवस्थित करना चाहिए। और इलेक्ट्रिक प्रणाली में हम क्या करते हैं कि युग्मित ट्रेसर जो कि सार्वत्रिक बाल ज्वाइंट में केंद्रीय रूप से बद्ध होता है, टेम्पलेट पर उसके संपर्क में गति करता है। यानी इसका एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि फॉलोअर, फलक्रम तथा ट्रेसर सभी एक रेखा पर होना चाहिए। इसमें स्टाइलस के गतिशील होने
के फलस्वरूप या तो C1 तथा C2 से परिपथ जुड़ता है, जिससे संगत रिले ऊर्जाकृत होती है, जो अपनी ऊर्जा से संबंधित चुंबकीय क्लच को ऊर्जाकृत करता है। तो ये हमारे 4 डिफरेंसेस हैं जो यांत्रिक प्रणाली और विद्युत प्रणाली के कोपिंग सिस्टम में होते हैं। तो अब इससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम लोग इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम लोगों ने डिस्कस किए कि प्रोडक्शन मशीन टूल्स के डेफिनेशंस को हमने डिफ़ाइन किया। सेमी ऑटोमेटिक लेथ मशीन्स जो हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंस बिटवीन कैप्स्टन एंड टरेट लेथ्स क्या होते हैं, इंजन लेथ्स के साथ कैप्स्टन और टरेट लेथ का क्या कंपैरिजन है, ऑटोमेटिक लेथ मशीन्स इनका जो है क्या ड्राइंग है, कैसे ये वर्क करते हैं, टरेट इंडेक्सिंग मैकेनिज्म, बार फीडिंग मैकेनिज्म, फिर अलग अलग टाइप्स के चेक्स के बारे में हम लोगों ने पढ़े, फिर कैप्स्टन और टरेट में जो वर्क होल्डिंग डिवाइसेस हैं उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, उसका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ऑटोमेटिक लेथ मशीन जो है ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम लोग देख सकते हैं। फिर स्वचालित खरादों का वर्गीकरण जो किन फैक्टर्स पे हम करते हैं ये भी हम लोगों ने लेक्चर में देखा, तो इसका हम वर्णन कर सकते हैं। सिंगल स्पिंडल चेकिंग ऑटोमेटिक्स का भी हम वर्णन कर सकते हैं। मल्टी स्पिंडल बार ऑटोमेटिक्स क्या है इसका वर्णन करना होता है। फिर एडवांटेज एंड एप्लीकेशंस ऑफ मल्टी स्पिंडल बार ऑटोमेटिक्स। फिर हम लोगों ने ऑटोमेटिक स्क्रू मशीन का कहाँ प्रयोग होता है उसका वर्णन क्या है वो हम लोगों ने देखा। फिर स्विच टाइप ऑटोमेटिक स्क्रू मशीन का हमने चित्र के साथ वर्णन किया। फिर ग्राइंडिंग में हमने एक्सटर्नल सेंटरलेस ग्राइंडिंग देखा, सेंटरलेस इंटरनल ग्राइंडिंग देखा। फिर जो है सेंटरलेस ग्राइंडिंग के प्रमुख लाभ और हानियाँ हमने देखी। फिर कॉपिंग मशीन देखी हमने कि कॉपिंग मशीन का क्या इस्तेमाल है, वो कहाँ इस्तेमाल होता है। फिर इलेक्ट्रिकल कॉपिंग मशीन, हाइड्रोलिक सर्वो कॉपिंग मशीन, फिर मैकेनिकल कॉपिंग सिस्टम, मल्टी स्पिंडल सिंगल स्पिंडल ऑटोमेटिक मशीन्स हमने देखा। तो इस बहु स्पिंडल ऑटोमेटिक्स का क्या तात्पर्य है ये हमने देखा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हम इस चैप्टर से रिलेटेड हर एक टॉपिक्स को हम लोगों ने एक्सप्लेन किया। तो इस चैप्टर्स की जो है अब नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को आप जो भी बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से कंप्लीट करिए। और जो है इस चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमने आपको डिफ़ाइन भी किया है। इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आप इस पूरे चैप्टर की जो है एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि प्रोडक्शन मशीन टूल्स, ये सारे जो भी हमने टॉपिक्स पढ़े वो एक इंडस्ट्री में किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट मशीन्स और किस किस टाइप्स की इम्पोर्टेंट मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं वो हम लोगों ने डिफ़ाइन किया। तो नेक्स्ट अब लेक्चर सीरीज में हम लोग आगे की बात करेंगे। थैंक यू।